Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of August 2021. तो गाइस आज है तारीख 9 अगस्त 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है एस्टोनिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, बिल्कुल वीडियो आज थोड़ा सा लेट हो चुका है। मैंने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया था कि 8:30 तक यहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, हो सकता है और भी यहाँ पर 5-10 मिनट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैनेज कर लेना। लेकिन अभी से पहले अगर हम बात करें तो वीडियो अपना टाइम टू टाइम अपलोड हो रहा था, लेकिन आज कुछ इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है। तो मैं इतना ही कहूँगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना और सच में इनकन्वीनियंस के लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ना यहाँ पे जो ये पहला आर्टिकल है ये चर्चा करता है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में। देखो आईसीएमआर ने एक स्टेटमेंट दिया है। आईसीएमआर ने ये बोला है जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, बेसिकली ये दोनों क्या है, ये दोनों है वैक्सीन जो कि कोविड के अगेंस्ट में काम कर रही हैं। मतलब ज़्यादातर जो लोगों को इंडिया के अंदर लगी है वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन ही लगी होगी। अब क्या है, इन दोनों का अगर हम लोग मिक्सचर किसी को देंगे, यानी एक डोज कोविशील्ड की दे दी किसी को और एक डोज कोवैक्सीन की दे दी, आपको मालूम होगा 2 डोजेस लग रही है ना वैक्सीन की, एक मान लो कोविशील्ड की दे दी और जो दूसरी डोज है वो कोवैक्सीन की दे दी। तो बोला यह जा रहा है ये ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन है और ये ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है अगर हम लोग ये मिक्सचर प्रोवाइड करवाएं तो। ऐसा यहाँ पे स्टडी ने प्रूव किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टडी कंडक्ट करवाई गई है 18 लोगों के ऊपर और 18 लोगों को यहाँ पर ये दिया गया है, एक डोज दी गई कोविशील्ड की और दूसरी डोज दी गई कोवैक्सीन की। कंपेयर किया गया और कंपैरिजन में पता ये चला है कि इन लोगों का जिनको ये मिक्सचर वाला डोज दिया है इनका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिला है। प्लस आप कह सकते हो एक वेरिएंट है बहुत ज़्यादा खतरनाक, कौन सा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया था। अब इस डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में इम्यूनोजिनोसिटी को जनरेट कर रहा है, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है ये मिक्सचर वाला डोज। तो आप समझ सकते हो कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। उसके बाद बोला गया है जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है ये भी बहुत ज़्यादा हायर है अगर हम लोग बात करें अगर इन दोनों की, ठीक है। अगर हम लोग मिक्सचर वाला डोज देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द सेम डोज, ठीक है। मतलब यहाँ पर वही है कि अगर आप लोग 2 डोज दे रहे हो तो यहाँ पर आपको एक कोवैक्सीन का देना है, दूसरा कोविशील्ड का देना है। अगर आप यहाँ पर दूसरा मतलब कोई दूसरा व्यक्ति डोज लगवा रहा है तो वो एक तरीके से जो सेम डोज लगवाएगा, तो सेम डोज लगवाने के बाद क्या होगा, ये कम इफेक्टिव है और ये वाली जो है आपको ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेगी। एज सिंपल एज दैट यहाँ पर ये बोला गया है। ओके, नाउ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी बट इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आने वाले टाइम पर हम लोग इसके ऊपर और भी बहुत सारे आर्टिकल्स देखेंगे, स्टडीज़ होती रहेगी तो इसको हम लोग कवर करते रहेंगे। नाउ उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल ये वाला आता है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला यह है जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानव के जो राइट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ पर है, उनको रिस्क है सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन के अंदर। अब ये क्या बात बोली है, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन वी रमन साहब, इन्होंने संडे में यही बोला है कि जो पुलिस स्टेशन है वो सबसे ज़्यादा मतलब खतरा है किसके लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, ह्यूमन डिग्निटी के लिए। अब ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर कस्टोडियल टॉर्चर देखने को मिलता है, पुलिस एट्रोसिटीज़, पुलिस का अत्याचार देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग गारंटीज दे रखी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बात कर रखी है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, बट यहाँ पर क्या है उस चीज़ के ऊपर बिना फोकस किए कस्टोडियल टॉर्चर वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है पुलिस स्टेशन के अंदर। तो जो ह्यूमन राइट्स हैं, बॉडली इंटीग्रिटी है, उसको एक हाईएस्ट रिस्क देखने को मिलेगा पुलिस स्टेशन के अंदर, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्होंने ये सारी बातें बोली हैं जब ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी लीगल सर्विस ऐप को रिलीज़ कर रहे थे, उस दौरान यहाँ पर ये सारी बातें इनके द्वारा बोली गई हैं। ओके,
ना बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर एग्जाम के लिए कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट निकलेगा नहीं, बट यहाँ पे जनरल से इन्फॉर्मेशन है, बट कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं फ्रंट पेज को ही छोड़ रहे हैं तो फिर वो बेकार है, ठीक है। फ्रंट पेज पर आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ये देखने को मिलेंगे, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस भी, प्लस उसके बाद एग्जाम से रिलेटेड वाले आर्टिकल्स भी कवर करूँगा। एग्जाम में किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, सारे नोट्स, रेडीमेड नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जैसे कि प्रोवाइड हम लोग करवाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल दे रखा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कैसे है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट यहाँ पर आप हेडिंग देखो, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने सर्च किया है हाउस किसके, जमात लीडर्स के, और वो 56 लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैं, वहाँ पर इनके घर मिले हैं, उनको यहाँ पर सर्च किया है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या निकल कर आएगा इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सच्ची कुछ भी इंपॉर्टेंट निकल कर नहीं आएगा। बट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एक बॉडी है जिसको डिस्कस करे हुए हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, और उस बॉडी के रिगार्डिंग यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और भी वेरियस एग्जाम से पूछे गए, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आई होप बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन क्या याद करो पूरी चीज़ें यहाँ पर इसके बारे में आप मेमोराइज़ कर पा रहे हो कि मुझे सारी चीज़ें मालूम है, नहीं है, रिवीजन नहीं किया है तो उसके बारे में मालूम नहीं होगा। तो हम लोग इसको रिवाइज करते हैं NIA को, कि NIA एग्जैक्टली क्या है। तो ये आर्टिकल आपका GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस और भी वेरियस यहाँ पे टॉपिक्स आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसको बनाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के थ्रू। एक सेंट्रल एजेंसी देखने को मिलेगी, इसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, छानबीन करना। उसके बाद यहाँ पर ऐसे काम पर छानबीन करना जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है। मतलब ऐसे व्यक्ति की इन्वेस्टिगेशन करना जो कि हमारे भारत के लिए खतरा हो, हमारे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स के लिए अगर वो खतरा है, तो फिर NIA वहाँ पर जांच मारने वाला है पक्का। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि और भी वेरियस इश्यूज़ को देखता है, जैसे कि हाई क्वालिटी काउंटरफिट इंडियन करेंसी के अंदर देखने को मिलता है, मतलब स्मगलिंग देखने को मिलती है इंडियन करेंसी के अंदर, उस चीज़ को रोकने का काम करता है। तो ये सारे काम कौन करता है, वो करता है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका फिलहाल जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, मेन ऑब्जेक्टिव है इसका टेरर को कॉम्बैट करना, जो आतंकवाद है उसको ख़त्म करना भारत के अंदर, ये इसका मेन काम है। और जितना भी आप कह सकते हो सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरह यहाँ पे वर्क करता है, टेररिज्म के अगेंस्ट में जितने लॉज वगैरह हैं उसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है। हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे, और जो है इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, यहाँ पर अलग अलग इसके ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। NIA की ज़रूरत क्या है, देखो NIA की ज़रूरत थी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, क्योंकि टेररिज्म जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, और आप कह सकते हो स्मगलिंग देखने को मिल रही थी, आर्म्स की, ड्रग्स की, इन सबको देखने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत थी। प्लस आपको मालूम होगा मुंबई के अंदर एक टेरर अटैक हुआ था 2008 के अंदर, उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, और उसके बाद ही हम लोगों ने 2008 में NIA एक्ट के थ्रू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो ये इन्वेस्टिगेशन है, ये चलो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को NIA स्पेशल कोर्ट में प्लेस किया जाता है, और वहाँ पर फिर पूरा मुद्दा चलता है। और आज के टाइम पर क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है किसी भी केस का, वो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंटली ये एजेंसी ही चलाती है, एक तरीके से उसको कंडक्ट करती है। रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं NIA के अंदर, NIA अमेंडमेंट बिल 2019 आया था, इसको पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर कुछ बदलाव करे गए, और आप कह सकते हो बदलाव क्या करा गया होगा, बदलाव यहाँ पर ये किया गया कि इसके अंदर कुछ एडिशनल ऑफेंसेस डाल दिए। मतलब NIA के पास अभी कुछ पावर्स है, थोड़ी मोटी पावर्स हैं कि हाँ ये टेरर को कॉम्बैट कर सकता है, यहाँ काम है करेंसी की स्मगलिंग को रोक सकता है, लेकिन अब यहाँ पर इसकी पावर्स को बढ़ाकर और भी वेरियस इश्यूज़ पर डाल दिया गया, मतलब और भी मुद्दों को ये देख सकता है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, या फिर कुछ और काउंटरफीट करेंसी, बैंक नोट से रिलेटेड जो भी केसेस देखने को मिल गए, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे आर्म्स की सेल हो रही है जिसको बनाना ही पूरी तरह सा बैन है, उसको वो हो गया, या फिर साइबर टेररिज्म हो गया, अदर अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1900 एक्ट हो गया। मतलब कोई भी ऑफेंस हो रहा है इस एक्ट के अंडर में, तो वो सब ऑफेंस कौन देखेगा, वो देखेगा NIA। तो यहाँ पर NIA की पावर्स को बढ़ा दिया गया है। ये है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। इसके अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज से यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई है। स्पेशल कोर्ट इसकी न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगी, फिर स्पेशल कोर्ट के बारे में चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने देख लिया है। नोट्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं, यहाँ पर न्यूज़पेपर भी मिल जाएगा, प्लस टेलीग्राम चैनल एक और ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम दीपक यादव एजुकेशन नोट्स करके यहाँ पे चैनल मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, तो वहाँ से भी आप लोग ये सारे
नोट्स अवेल कर सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है जहाँ पे चर्चा हो रही है डिस अलाउ यूज़ ऑफ प्लास्टिक नेशनल फ्लैग। आपको जैसा मालूम है इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो नेशनल फ्लैग है उसका इस्तेमाल होगा, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन क्या होता है वो प्लास्टिक से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, वो प्लास्टिक वाले नेशनल फ्लैग को बैन किया गया है, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि देखो प्लास्टिक बिल्कुल सही है भी नहीं हर चीज़ के लिए, और फिर उसके बाद वो फ्लैग को फेंका भी जाएगा, ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं बहुत सारी जगह पर। लेकिन अब क्या होगा, इसी चीज़ को फोकस में रखते हुए जो ये फ्लैग्स हैं उसको पेपर का बनाया जाएगा, मेड ऑफ पेपर होने वाला है ये फ्लैग्स। उसके बारे में यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट है जो कि एक अच्छा डिसीजन भी है। उसके बाद बात करेंगे एक छोटे से आर्टिकल की तरफ, अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो जो एक तरीके से रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन ज्वाइन करेंगे नरेंद्र मोदी को, कहाँ पर, यूएनएससी की डिबेट में। आज ये डिबेट होने वाली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और आपको मालूम होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत इस समय पूरी तरह से छाया हुआ है, क्योंकि भारत इस समय प्रेसिडेंसी को संभाल रहा है, अगस्त के महीने की प्रेसिडेंसी को। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह है, जब डिबेट होगी, पुतिन यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तो किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होने वाला है? तो देखो ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है जो ज्वाइन करेंगे ओपन डिबेट को। यहाँ पर फोकस किया जाएगा मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, यहाँ पे काम किया जाएगा। उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, ये भी यहाँ पर फोकस करने वाले हैं बहुत सारे वेरियस इशूज़ के ऊपर। डिबेट होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से। जो एम्बेसी है एक तरीके से इंडिया की, जो रशिया के अंदर, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो पुतिन है प्रेसिडेंट रशिया के, ये पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट के अंदर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसके बाद जो ये पार्टिसिपेशन होने वाला है वर्ल्ड लीडर्स का, ये पूरा का पूरा यहाँ पर इस सेशन के अंदर ये फोकस करने वाला है 2-3 मेन इशूज़ को, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टॉप पर इशूज़ आपको देखने को मिलेंगे। सबसे टॉप पर इशूज़ कौन सा है? अफगानिस्तान का है। वेट करना, क्योंकि आज एक एडिटोरियल आया है अफगानिस्तान के ऊपर, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, हिस्ट्री देखने वाले हैं, ये कैसे इश्यूज़ क्रिएट हुआ है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी गई हैं। आगे थोड़ा सा वेट करना, जो एडिटोरियल है वहाँ पर हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है म्यांमार का। म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू आया है, मतलब एक तरीके से वहाँ पे तख्ता पलट किया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, ये भी आज न्यूज़ में है। आगे वर्ल्ड सेक्शन पर इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तीसरा जो सबसे मेन टॉपिक है वो है यमन का। ठीक है, यमन के अंदर भी बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिल जाएंगे, तो इन 3 कंट्रीज़ का मेन इशू उठाया जाएगा यूएनएससी के अंदर, इनके ऊपर चर्चा होगी। देखो यहाँ पे फिर कुछ चीज़ें भी मेंशन करी गई हैं। एक टाइम पे भारत का जो कश्मीर इशू है वो बहुत ज़्यादा उठाया जाता था यूएनएससी के अंदर। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको उठाया गया है, बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई हैं। लेकिन अब क्या है, देखो इंडिया जो है यहाँ पर प्रेसिडेंसी कर रहा है, अब देखते हैं इंडिया किस प्रकार से जो है अपनी प्रेसिडेंसी को निभाता है, और साथ ही साथ इन 3 कंट्रीज़ के रिगार्डिंग किस प्रकार से सोल्यूशन लिए जाते हैं, वो आने वाले टाइम पर देखेंगे, क्योंकि डिबेट आज होने वाली है। डिबेट की जो हाईलाइट्स होंगी वो कल न्यूज़पेपर में कवर करी जाएंगी, वो सब हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे है पेज नंबर 9, और सारे बेकार आर्टिकल हैं, तो यहाँ पर आप लोग इन आर्टिकल्स को स्किप कर सकते हो ईजिली। देन उसके बाद आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आता है छोटा सा, वो ये है, चर्चा ये हो रही है जो आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इन्होंने अपना इंडक्ट कर लिया है पहला वेमेन ऑफिसर्स को, यानी कि पहली जो वेमेन ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर इसके अंदर आ चुकी हैं। किस चीज़ के ऊपर ध्यान से रखना, कॉम्बैट सर्विसेज के ऊपर, जो लड़ाई वाली सर्विसेज होती हैं वहाँ पर वेमेन को नहीं डाला गया था, लेकिन अब यहाँ पर फर्स्ट वेमेन ऑफिसर्स को जो है यहाँ पर इंडक्ट किया है। वेमेन ऑफिसर्स क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफिसर्स हैं। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये देख पाओगे जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को गार्ड करता है, और साथ ही साथ जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है वहाँ पर गार्ड करता है, वहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, जिन लोगों को सैल्यूट है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से कि ये जो 2 वेमेन ऑफिसर्स हैं कॉम्बैट के अंदर, इनको एक तरीके से यहाँ पे लाया गया है, इनका इंडक्शन किया गया है। फर्स्ट 2 वेमेन ऑफिसर्स हैं जो कि कॉम्बैट के अंदर आई हैं, इन्होंने पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है ना, उसके बाद यहाँ पर इनको इंडक्ट किया गया है। तो ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। हम लोग वेमेन को प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, रखना भी चाहिए, और ऊपर और हमें मतलब और भी वेरियस चीज़ों के अंदर इनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पर भी। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन यह है कि देखो अभी भी बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा ये आईटीबीपी क्या है, कि जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर है वहाँ पर एक तरीके से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। बिल्कुल, बस छोटी मोटी और इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोगों को पता होनी चाहिए, जनरल से इन्फॉर्मेशन है। ये जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, इसको रेज किया गया था 24 अक्टूबर 1962 में। आज के टाइम पर जो ये आईटीबीपी है ये कहाँ पे डिप्लॉय है? ये आपको कराकोरम पास लद्दाख में देखने को मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश के पास देखने को मिलेगी, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब इंडिया चाइना से जो भी रिलेटेड बॉर्डर है, अलग अलग यहाँ पर किलोमीटर्स बताए गए कहाँ से कहाँ तक का, तो उतने एरियाज़ में जो है ये आईटीबीपी देखने को मिलता है, और ये प्रोटेक्शन वहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। एक स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स होता है, ज़्यादातर जो ऑफिसर्स होते हैं, मेंस होते हैं, ये प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, स्काइर्स
डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है, एक तरीके से माउंटेन को एक तरीके चढ़ाई करना और भी बहुत सारी चीज़ें माउंटेन से रिलेटेड ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, इनको मतलब प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई होती है। और उसके बाद आप कह सकते हो कि नेचुरल डिजास्टर के अंदर भी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रेस्क्यू के लिए काम करते हैं, यानी कि लोगों को बचाने का काम भी इन लोगों का देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आईटीबीपी वाले, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो आप यहाँ पर देखने वाले हम लोग कुछ वुमेन ऑफिसर्स है कॉम्बैट सर्विस के अंदर यहाँ आने वाली हैं। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, जो अफगान की फोर्सेस हैं वो आज के टाइम पर लड़ रही हैं बराबर की जो मतलब शहर कब्जा रखे हैं तालिबान ने, उसके ऊपर वापस से जो है ये लोग अपना कब्जा कर सके, अफगान की जो फोर्सेस हैं वो वापस उसको रिटेक कर सके, ऐसा यहाँ पे अफगानिस्तान की सरकार बोल रही है। क्योंकि अभी फ्रंट पेज पर एक और छोटा सा आर्टिकल था, शायद हमने स्किप कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। फ्रंट पेज पे एक छोटा सा आर्टिकल ये है कि तालिबान ने 5 शहरों के ऊपर और ज़्यादा कब्जा कर लिया है, ठीक है। मतलब जो उसका कब्जा है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कैप्चरिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसको देखते हुए जो अफगानिस्तान की फोर्सेस हैं जिनके बीच में लड़ाई हो रही है, ये यहाँ पर फोकस कर रहे हैं एक तरीके से, जो फोर्सेस है वो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो फाइट कर रही है कि वापस से शहर को रिटेक किया जा सके, वापस से शहर को यहाँ पर अफगानिस्तान की सरकार के अंदर लाया जा सके। ये सिचुएशन कुछ क्रिएट हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। अब आप देख पाओगे जो भी तालिबान है, वहाँ की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लगभग आज के टाइम पर कंट्रोल पा लिया है 5 प्रोविंशियल कैपिटल्स के ऊपर। और वो 5 कैपिटल्स कौन कौन सी हैं, वो है कुंडूज हो गया, उसके बाद सारे पुल, तलोकन, और यहाँ पर जगह के नाम आपको देखने को मिलेंगे, जरंज हो गया, और उसके बाद यहाँ पर शहबर्गन हो गया। तो ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पर आप कह सकते हो इनको प्रोविंशियल कैपिटल भी बोला जाता है अफगानिस्तान की, प्लस यहाँ पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने, एक आप कह सकते हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस आर्टिकल की रिगार्डिंग थोड़ी सी डिटेलिंग हम लोग करेंगे, कहाँ पर, एडिटोरियल सेक्शन पर। एडिटोरियल पर मैं आपको पूरा पास्ट बताने वाला हूँ, ये एग्जैक्टली यहाँ पर ये मुद्दा क्या हुआ है। ये 2001 से शुरू हुआ था मुद्दा और आज के टाइम पर 20 साल हो चुके हैं। मतलब बहुत पहले से ही यहाँ पर आप कह सकते हो ये अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में डिस्प्यूट है। इसको हम लोग कवर करेंगे आज के एडिटोरियल सेशन पर, तो उसको ज़रूर देखना। देन उसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा, म्यांमार के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो 1988 की अपराइजिंग एनिवर्सरी को मार्क कर रहे हैं। एक तरीके से प्रोटेस्टर संडे में उन्होंने मार्क किया। 1988 में म्यांमार के अंदर एक डेमोक्रेसी हुआ करती थी, यानी लोग खुलकर अपनी सरकार के साथ रहा करते थे, सरकार को वोट देकर अपनी चॉइस से जो है वहाँ पर लीडर चुनते थे। लेकिन 2021 यहाँ पर बहुत बुरा साल रहा है म्यांमार वाले लोगों के लिए। वो ये रहा है कि 2021 के अंदर 1 फरवरी की बात है, क्या 1 फरवरी की बात है। 1 फरवरी में क्या हुआ था, मिलिट्री कू आया था, वहाँ के जो मिलिट्री चीफ हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया और एक तरीके से पूरा का पूरा कंट्रोल पा लिया है म्यांमार के ऊपर, म्यांमार को कंट्रोल कर लिया है। और फिर उसके बाद आज के टाइम पर हमने अभी पिछले कुछ दिन पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि 2023 तक जो है इनके जो मिलिट्री चीफ हैं वो एक इलेक्शन करवाने वाले हैं और अपना प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा इस म्यांमार का। और जो म्यांमार की प्राइम मिनिस्टर थी ऑंग सुन सू की, ये भी हटा दिया गया, इनको कस्टडी में लिया गया। बहुत टाइम तक इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए, ये इनको अलग यहाँ पे परेशान कर दिया है। प्लस जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और अभी तक बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं बहुत सारे लोगों की, लगभग 1000 के आसपास लोगों की जान जा चुकी है इस पूरे के पूरे विवाद में। और आप समझ सकते हो कि ऐसी कंट्री जहां पर उसकी मिलिट्री खुद अपने लोगों को मार रही हो, तो वहां पर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर म्यांमार के अंदर देखने को मिल रही है। तो लोग वही सोच रहे हैं कि वापस से डेमोक्रेसी आ जाए, क्योंकि लोग बिल्कुल भी इस मिलिट्री गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। लोगों का सीधा सीधा कहना है इस मिलिट्री गवर्नमेंट को हटाओ और हमें वापस से हमारी सरकार चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ताकि हम लोग जो है एक तरीके से अच्छे से अपने लीडर को चूज करके अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन आज के टाइम पर दिक्कतें इतनी ज़्यादा हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर निकलकर और लोगों को मिलिट्री मार दे रही है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं म्यांमार के अंदर। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये चर्चा हो रही है। देखो दुनिया भर में इतने डिस्प्यूट चल रहे हैं, यहाँ पर एक डिस्प्यूट ये है इजराइल और हिजबुल्लाह का। मतलब हिजबुल्लाह भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ पर है ये आपको लेबनान के अंदर देखने को मिलेगी। इजराइल के जस्ट पास में ही एक और कंट्री है लेबनान। अब देखो इजराइल का मतलब सिनेरियो ऐसा है जैसे हमारे भारत का है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो ये इजराइल है, इजराइल के इधर आपको लेबनान देखने को मिल जाएगा, ऊपर सीरिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इधर आपको फिलिस्तीन देखने को मिल जाएगा, इधर भी फिलिस्तीन देखने को मिल जाएगा जहाँ से हमास अटैक करता है। तो मतलब चारों तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक ही अटैक होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास आप देख पाओगे ऊपर पाकिस्तान हो गया, इधर चाइना हो गया, इन सब का भी बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब डर देखने को मिलता है। और एक तरीके से ये मतलब वही सिनेरियो है पूरा जो इजराइल का और इंडिया का, आई से इजराइल और आई से इंडिया। देखो ये चीज़ भी कॉमन है, ठीक है।
मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है। अब मैं यहाँ पे जो आर्टिकल के अंदर चर्चा हो रही है वो हो रही है लेबनान और इजराइल के बीच में, ठीक है। कि यहाँ पर अभी क्या हुआ था, एक अटैक हुआ था, एक स्ट्राइक हुई थी, रॉकेट दागा लेबनान ने किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। इजराइल ने जो है वापस से रिस्पॉन्ड किया है, वापस से एक रॉकेट दाग दिया है किसके ऊपर, लेबनान के ऊपर। जो ये हिजबुल्लाह है, लेबनान के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, इसके ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, हिजबुल्लाह ने वापस अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग रिस्पॉन्ड करने वाले हैं इसराइल के स्ट्राइक को, यानी इसराइल ने जो स्ट्राइक करी है इसका रिस्पॉन्ड तो मिलेगा। मतलब आने वाले टाइम पे देखो पक्का ये होने वाला है, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में भी डिस्प्यूट क्रिएट होगा, प्लस आने वाले कुछ सालों में हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में भी एक वॉर हो जाए। जैसे इजराइल फिलिस्तीन के बीच में ऐसी वॉर्स देखने को मिलती हैं, अभी हाल ही में 11 दिन की वॉर कंप्लीट हुई है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऐसा सिनेरियो आने वाले टाइम पर हम देख सकते हैं इजराइल और लेबनान के बीच में भी होता हुआ नजर आए। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आज है मंडे, और मंडे में आप देख पाओगे जो बिजनेस सेक्शन का पेज होता है वो आता नहीं है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं नजर आएंगे। चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन पर इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को कवर करने। तो देखो आज का एडिटोरियल सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान के पूरे हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर है कोल प्लांट्स को लेकर, कि इंडिया के अंदर जो कोल प्लांट्स हैं वो बहुत सारे प्लांट्स पुराने हो चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स को एक तरीके से हटा देना चाहिए, रिटायर कर देना चाहिए, या क्या करना चाहिए। अगर रिटायर करेंगे तो उससे कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए एक प्रॉपर स्टडीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा है, देखेंगे इस आर्टिकल को, इंटरेस्टिंग है। देन उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल के बारे में बात हो रही है। इस वाले आर्टिकल में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मैं आपको बताने वाला हूँ इन्फ्लेशन के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जो आरबीआई है बेसिकली उसने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। रेपो रेट क्या होता है, मतलब इस आर्टिकल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कल या परसों, ये वापस से चर्चा में आ चुका है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल है, देखो पिछले 3-4 दिनों से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। फिर से मैं बताने वाला हूं, कल ही हम लोगों ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को कवर किया है, इस वोडाफोन वाले केस को कवर किया है। नाउ आज हम फिर से, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि हाँ ये एग्जैक्टली क्या है। ओके, तो ये कुछ हमारे 4-5 एडिटोरियल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस वाले आर्टिकल के साथ। रिविजिट द आइडिया ऑफ एजिंग आउट इंडियाज कोल प्लांट। इंडिया के जो बहुत सारे कोल प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कोल प्लांट की उम्र हो चुकी है, 25 साल 30 साल पुराने हो चुके हैं। क्या वो आज के टाइम पर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन ये उठता है। अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो उनको शट डाउन कर देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, शट डाउन कर देंगे इसके बदले में कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, बस इन तीनों चीज़ों को टैकल करते हुए चलना है हम लोग को इस एडिटोरियल सेशन से। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि देखो अगर हम लोग बात करें, अभी एक यूनियन बजट हुआ था, यूनियन बजट का सेशन 2020-21 का, तो जहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बोला है कि देखो जो भी ओल्ड कोल पावर प्लांट हैं इनको शट डाउन किया जाएगा, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये भी है एमिशन के अंदर। क्योंकि जितने पुराने कोल पावर प्लांट्स हो चुके हैं वो उतनी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, एमिशन उतना ज़्यादा कर रहे हैं। और इंडिया ने तो अपना टारगेट ही सेट कर रखा है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर इंडिया दावा मारता है कि हम लोग जो है बहुत जल्दी नेट जीरो एमिशन पर पहुंच जाएंगे, हम लोग जो है यहाँ पर पोल्यूशन को कम से कम करेंगे। तो ये भी तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस सॉरी यहाँ पर ये जो पावर प्लांट्स हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर क्या है कि इनको कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। एक हम लोग को डीप एनालिसिस, डीप स्टडी चाहिए इन सारे कोल पावर प्लांट्स को लेकर। देखो कुछ सारी यहाँ पर कह सकते हो स्टडीज़ हुई हैं, और स्टडीज़ यहाँ पर चाहिए भी। कुछ रिसर्च स्टडीज़ यहाँ पर यह बताती हैं, देखो बहुत सारे जो पावर प्लांट्स हैं वो 25 साल पुराने हैं, लेकिन फिर भी 25 साल पुराने होने के बाद भी उनका वर्क काफ़ी अच्छा है, तो उनको हटाना भी नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन 25 साल पुराने हैं, उनकी एफिशिएंसी लेवल कम है, आज के टाइम पर वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, एफिशिएंसी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, और आप कह सकते हो वर्क सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको हमें रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस करेंगे तो ही ज़्यादा बेटर हम लोग एनर्जी भी ले सकेंगे। प्लस उसके बाद क्या होगा कि ये जो पावर प्लांट है ये पुराना भी हो चुका है, गाड़ी पुरानी भी हो चुकी है, और उसके बाद क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कर रही है, उसका प्रोडक्टिवनेस है भी नहीं कि वो जितना फ़ायदा दे, तो फिर वो चीज़ बेकार हो जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को इसके ऊपर फोकस करना ही होगा। ये चीज़ें यहाँ पर हो गई। देन उसके बाद क्या है कि देखो अगर कोई प्लांट है लगभग 25 साल पुराना है, लेकिन उसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है अभी भी, मान लो कोई प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है लेकिन अभी भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, उसको हटाओगे?
बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि अभी भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहे हैं, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी जनरेट कर रहे हैं, एमिशन कम कर रहे हैं, भले ही वो कितने पुराने हो चुके हो, उनकी कैपेसिटी अभी भी अच्छी है। तो उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के ऊपर एक डीप एनालिसिस, डीप स्टडी करनी होगी, ऐसा यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहना है। अब कुछ बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। देखो, कुछ बेनिफिट्स ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हो सकते हैं जब हम लोग कुछ ओल्ड प्लांट्स को हटाएंगे। तो मान लो ओल्ड, जैसे हमने स्टडी कर ली, कुछ ओल्ड प्लांट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हैं, ठीक है, और एक तरीके से एमिशन वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। उन पर स्टडी करो, उनको हटाओ, और इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी मिलेगा, हमारी प्रोडक्टिवनेस भी बढ़ेगी, प्लस एमिशन भी कम होगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी रहेगा, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को हम फॉलो करते हुए भी चलेंगे। बहुत सारे और भी फायदे देखने को मिल जाएंगे अगर हम लोग चीज़ों को अच्छे से स्टडी करके आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला ये भी गया है एग्जैक्टली, और यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि हाँ ओल्ड प्लांट से कुछ सेविंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पर सेविंग प्रोवाइड यहाँ पर आपको नहीं करवाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ज़्यादा वर्क यहाँ पे अच्छा रहेगा नहीं। इसको आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिवनेस अपनी दिखा पाओगे। ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई, मतलब कुछ फैक्ट्स ज़्यादा यहाँ पर आर्टिकल के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। जो फैक्ट्स होते हैं जो कि हम लोग एग्जाम में इस्तेमाल कर सके, वो ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पे एट द लास्ट ऑथर का कहना है रिस्क विद द रिटायरमेंट। अगर हम लोग किसी भी कोल पावर प्लांट को रिटायर करते हैं तो उसके साथ रिस्क भी है। अब रिस्क क्या है, देखो, रिटायर करने से पहले हम लोग को ये सोचना पड़ेगा यार कहीं हम लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहीं वो अच्छी तरीके से जनरेशन तो नहीं कर रहा है पावर सेक्टर। तो उसी के लिए यहाँ पर मतलब इन्होंने एक तरीके से बात को 3 बार घुमाकर वही सेम चीज़ यहाँ पर बोली गई हैं कि देखो बार बार। अब यहाँ पर इसका मतलब भी वही है कि देखो जो रिटायरमेंट है एक तरीके से उसको लेकर रिस्क क्या है कि ऑब्वियस ही बात है, किसी भी पावर प्लांट को रिटायर करने के लिए आपको एक दूसरा ऑल्टरनेटिव चाहिए होगा। अब इसका सोल्यूशन भी यही है कि अगर ऑल्टरनेटिव चाहिए होगा तो हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे, चलो हमने पावर प्लांट को हटा दिया, उसके बजाय हम लोगों को रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या आज के टाइम पर इनफ मात्रा में रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो हम लोग सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और भी वेरियस चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो क्या इनसे इनफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी? नहीं ना। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर भी हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो इसके ऑल्टरनेटिव को भी हम लोग को देखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीके से यहाँ पर हम लोग बिना सोचे समझे भी एक तरीके से किसी भी पावर प्लांट को शट डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद, दूसरी तरफ एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन लेने के बाद, दूसरी तरफ पक्का होने के बाद आपको इसको शट डाउन करना पड़ेगा। और उसके बाद एट द लास्ट इनका ऑथर का कहना यह है कि आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस भी चाहिए इसके ऊपर, और डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद ही आप लोग कोई कदम उठा सकते हो। ओके, सिंपल है। मैंने जैसा बताया ज़्यादा फैक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड आर्टिकल है। यहाँ पर नॉलेज के लिए थोड़ी बहुत यहाँ पे चीज़ें बता दी गई हैं। आगे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा टाइट रोप वॉक के बारे में। तो जो बोला गया है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए अपनी क्रेडिबिलिटी को। अब इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि अभी हमने देखा जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, वो बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आएगी, 6% से ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस उसके बाद अभी जो रेपो रेट है, रेपो रेट के अंदर कोई भी चेंज हुआ नहीं है। तो आरबीआई यहाँ पर आप देख पाओगे एक तरीके से चीज़ों को सही से एनालाइज नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से यहाँ पे इन चीज़ों को अंडरमाइन नहीं करना पड़ेगा और इन्फ्लेशन को लेकर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। आरबीआई को एक तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और भी वेरियस स्टेप्स उठाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज जो है ये इन्फ्लेशन आज के टाइम पर जो हमारा टारगेट था 6% हायर है, उसको क्रॉस कर चुका है। आने वाले टाइम पर ये और क्रॉस कर जाएगा। आपको मालूम होगा कि इन्फ्लेशन हम लोग सेट कैसे करते हैं, 4+-2 करके यहाँ पर इसको देखा जाता है इन्फ्लेशन रेट। मतलब इसका यह है कि इन्फ्लेशन जो हाईएस्ट होना चाहिए वो यहाँ पर 6% हो जाए, या फिर और जो लोएस्ट हो जाए वो यहाँ पर 2% हो जाए, ठीक, इसके बीच में ही रहे। ये नहीं है कि 6% से ऊपर देखने को मिल जाए। ये तो हमारा टारगेट ही एट द लास्ट टारगेट है कि हम मैक्सिमम इतना ही इन्फ्लेशन रहेगा, इसके बीच में ही रहना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, आज के टाइम पर 6% को क्रॉस कर चुका है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो आरबीआई यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख पाओगे फेल होता हुआ नजर आएगा। तो आरबीआई को यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे इस इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। अब तो ये आपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख ली कि हाँ भाई ये होता है, और इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई को स्टेप उठाना पड़ेगा, जिसके बारे में यहाँ पर पूरी कहानी दोहराई गई है। क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको इन्फ्लेशन बढ़ने का पीछे का रीज़न क्या है, कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक से जो हमारी इकोनॉमी है वो बर्बाद हो चुकी है, वही यहाँ पर जो कि हम लोग 1 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में पता भी होना चाहिए, जहाँ से ये स्टैटिक पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो इन्फ्लेशन एक्जैक्टली क्या है, ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब सिंपल सा मतलब यार महंगाई है, इसको रेफर किया जाएगा राइज इन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज है ज़्यादातर इनके प्राइस के अंदर बढ़ावा देखना, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं।
जैसे कि यहाँ पर फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग और भी ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टैपल, ये सारी चीज़ें हो गई जहाँ पर आप कह सकते हो अगर इनके प्राइस बढ़ेंगे तो वो इन्फ्लेशन ही कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो ये जो इन्फ्लेशन है ये बहुत सारे प्रकार का होता है, एक तरीके से इसके बहुत सारे कॉजेज़ भी होते हैं। इन्फ्लेशन के जो कॉजेज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेन जो पहले, हाँ सॉरी, कॉजेज़ से पहले हम लोग ये बात करते हैं भारत के अंदर इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है। इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को मेजर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी। और किस प्रकार से मेजर किया जाता है, तो दो चीज़ों को लेकर मेजर किया जाता है, एक तो डब्ल्यूपीआई हो गया और दूसरा सीपीआई हो गया। डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल लेवल पर, और सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि एक तरीके से फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इंडियन कंज्यूमर्स बाय कर रहे हैं, इनके प्राइसेस को लेकर क्या सिनेरियो चल रहा है, इनके बेसिस पर जो है एक तरीके से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। और कॉजेज़ क्या इन्फ्लेशन के, पहला कॉज आपको देखने को मिलेगा ये होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है ही ये कि देखो डिमांड एक तरीके से बढ़ने की वजह से भी महंगाई हम लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से भी महंगाई, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई उसकी कम है, मतलब प्रोडक्शन उसका कम हो रहा है और मांग ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसमें रेट बढ़ा दिया जाएगा तो महंगाई तब भी बढ़ जाती है। उसके बाद एक देखने को मिलता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ पर क्या है, जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है, एक तरीके से आप कह सकते हो प्रोडक्शन करते हुए जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लग रही है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये मतलब महंगाई बढ़ जाती है। उसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पर बिल्ट इन इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, मतलब कि जब क्या है, जब यहाँ पर वर्कर्स हैं ऑफिस के अंदर, मान लो कोई वर्कर्स हैं, कोई बॉस है, तो वर्कर्स क्या करेंगे, अपनी जो वेजेस हैं, जो भी सैलरी है, उसको बढ़ाने के लिए कहेंगे कि यार सैलरी बढ़ा दो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एक तरीके से हमें भी यहाँ पर चीज़ों को टैकल करना है। सैलरीज बढ़ेंगे फिर भी बहुत सारी चीज़ें और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, ठीक है, डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, तो फिर उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता हुआ थोड़ा सा नज़र आएगा। तो ये कॉजेज़ होते हैं इन्फ्लेशन के। आई होप आपको ये आर्टिकल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे उसका एक छोटा सा आर्टिकल आता है, ये वाला, इसका डिस्कशन करेंगे, सोवरेन राइट टू टैक्स इज़ नॉट एब्सोल्यूट। अब देखो हुआ क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है और वो जो बिल है वो है टैक्सेशन को लेकर। अब देखो ये उस बिल के अंदर क्या किया गया है, कुछ चीज़ें बदलाव करा गया है। अब यहाँ पर चर्चा पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की। इस आर्टिकल का पूरे के पूरे नोट्स आपको आंसर राइटिंग फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो देखो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिस्कल पॉलिसी, इनसे आप लोग रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। ध्यान से सुनना, इस बिल को लाया गया है। अब इस बिल के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया है। अब अमेंडमेंट में को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। वो ये है कि देखो सरकार ने क्या करा, जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन था इसके अंदर बदलाव करे हैं। क्वेश्चन ये है, ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है। अब देखो मैं आपको चीज़ें स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। मान लो कोई ये एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है, इसको सरकार ने लेकर आया है हमारी कंट्री के अंदर, कब, 2012 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे का क्या हो गया, आगे फ्यूचर हो गया, पीछे क्या हो गया, पीछे पास्ट हो गया। मान लो कोई कंपनी आ गई, फॉर एग्जांपल हम लोग वोडाफोन का नाम ले लेते हैं। वोडाफोन एक कंपनी आई है भारत के अंदर, ये आई थी 2007 के अंदर। ठीक है, सपोज 2007 से 2012 तक कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया है, वर्क कर रही है आराम से। अब क्या हुआ, सरकार ने 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लॉन्च कर दिया कि अब देखो यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लॉन्च किया जाएगा। आप कहोगे कंपनी को फिर क्या फ़र्क पहुंचेगा, कंपनी तो सोचेगी कोई बात नहीं है, सही बात है, चलो टैक्स होगा, 2012 से टैक्स देना चालू करेंगे और आने वाले टाइम पर फ्यूचर तक टैक्स वो देते रहेंगे, ऐसा यहाँ पे कंपनी का सोचना होगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है इसमें क्या बोला गया, 2012 में जब इसको लाया गया तो ये 2012 से लगातार टैक्स तो देगी, कोई भी कंपनी जो भी होगी, टैक्स देने के बाद आने वाले टाइम का भी टैक्स देगी। ठीक है, तो आपका होगा ये भी सही है, लेकिन ये तो चलो सही है बिल्कुल, लेकिन इससे पिछला टैक्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। मतलब ये कंपनी वोडाफोन कब आई थी, साल 2007 के अंदर। अब यहाँ पर 2012 के अंदर हमारे इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लॉन्च किया। अब सरकार यहाँ पर क्या बोल रही है कि 2012 के अंदर तो चलो आप यहाँ से टैक्स तो लगातार दोगे आने वाले टाइम का, लेकिन कंपनी कब आई थी, 2007 में, तो 2007 से लेके 2012 तक का जो ये बीच का गैप है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं लूप होल्स है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों ने फ़ायदा कमाया है। तो फिर क्या होगा, इस बीच का टैक्स भी दो, मतलब ये जो बीच के साल बच गए हैं, जितने भी साल बच गए हैं 5-6 साल, तो इनका टैक्स भी दो। ऐसा यहाँ पर इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का कहना था। मतलब आने वाले टाइम का टैक्स तो लिया जाएगा, प्लस पीछे का टैक्स भी लिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत था। ये देखो सभी की नज़र में काफ़ी गलत चीज़ देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन कंपनीज का कहना यह था चलो यार हम लोग आज से टैक्स दे देंगे, जब से टैक्स लॉन्च हुआ है तब से तो टैक्स लो,
तब तो सही रहेगा, जब से लॉन्च हुआ है तब से लो, आने वाले टाइम को देखो, लेकिन पिछले आप टैक्स ले रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी प्रकार से वोडाफोन की बात छोड़ो, जो केन एनर्जी है इसके ऊपर भी ये मामला हुआ। केन एनर्जी ये मुद्दा बाहर लेकर पहुंच गया, भारत के बाहर, और भारत के बाहर इंटरनेशनल कोर्ट में जब लेकर पहुंचा तो इंडिया इसके मामले में हार चुका था, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर गलत प्रतीत होती हुई नजर आई है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब इसी चीज़ को देखते हुए क्या हुआ है, जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है इसके अंदर कर दिया गया है बदलाव। इसके अंदर अब बदलाव करके क्या बोला गया, जो 2012 के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लाया गया था, अब ये पुराना टैक्स नहीं लेगा। कब से टैक्स लेगा, मान लो कोई कंपनी आ रही है तो इसके अंदर 2012 से ही टैक्स लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कोई कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है 2001 है, 2001 के अंदर आई थी, अब ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कब लाया गया था, 2012 में, तो 2012 से टैक्स लिया जाएगा और एक तरीके से आने वाले टाइम का टैक्स लिया जाएगा। जो पिछला टैक्स 2012 से पहले का वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 2012 में ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन आया था, तो जब इसको लॉन्च किया गया था तभी से यहाँ पर टैक्स आगे का काउंट होगा, इससे पिछला टैक्स नहीं लिया जाएगा। और अगर किसी भी कंपनी से पिछला टैक्स ले लिया है तो उस टैक्स को वापस से रीपे किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर इस अमेंडमेंट बिल के अंदर देखने को मिल जाएगा। ओके, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यही सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। वोडाफोन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद केन एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे दोनों के बारे में डिस्कशन हो चुका है, मैंने मतलब ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी हैं। इस बिल के अंदर क्या बदलाव है ये भी मैंने आपको बता दिया है। टैक्स जो रेज किया जाएगा, ठीक है, वो मई 2012 से पहले का जो भी टैक्स है वो नलीफाई कर दिया गया है, उसको रेज नहीं किया जाएगा। 2012 के बाद से रेज किया जाएगा, और आप कह सकते हो कि जिनका रेज किया गया है उनको वापस से उसको रीपे करना होगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलो, अब उसके बाद मंडे में यहाँ पर ये रीडर्स एडिटर आता है, तो यहाँ पर इसको छोड़ देना है, यहाँ पे किसी काम का है नहीं हमारे लिए। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ अफगानिस्तान के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान सुनना, जो भी आज के टाइम पर इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, उसके बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैं आपको कुछ इस आर्टिकल से हटकर चीज़ें बता रहा हूँ जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ये है कि आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर ये पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कैसे हुए हैं। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 इंडिया और इट्स नेबर्स के हुड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है आपको मालूम होगा कि जो यूएस के ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर निकलना चालू हो चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर। अब यहाँ पर निकलना क्या चालू हो चुके हैं, मामला खत्म होने वाला है। यूएस अपने जवान सारे के सारे निकाल देगा अफगानिस्तान से बहुत जल्दी। ठीक है, अब आप कहोगे यूएस के जो जवान है वो अफगानिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं, ये कब आए थे, तो मैं कहूँगा 2001 के अंदर ये आए थे, और 2001 से अब 2021 हो चुका है, 20 साल हो चुके हैं, 20 साल से यहीं भी फंसे पड़े हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, चलो इसको समझेंगे हम लोग, बैकग्राउंड कवर करते हैं। तारीख थी 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर में क्या हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर एक अटैक हुआ था, और वहाँ पे जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के अंदर से प्लेन आर पार कर दिया, और उसके बाद जो अटैक हुआ उसके अंदर लगभग 3000 लोगों की जान गई। उस समय जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बैठाई। इन्वेस्टिगेशन बैठाने के बाद उन्होंने बोला पता लगाओ उसके पीछे कौन है। जब पता लगाया तो पता ये चला कि इस अटैक के पीछे एक बंदा है, और वो है ओसामा बिन लादेन। और ओसामा बिन लादेन एक तरीके से लीडर था किसका, एक और टेररिस्ट ग्रुप का जिसका नाम है अल कायदा। क्वेश्चन ये है, चलो ये तो हो गया, लेकिन अफगानिस्तान का क्या रोल है इसके अंदर, तो सुनो यहाँ पे जो ओसामा बिन लादेन है, अल कायदा है, ये कहाँ पर थे, ये अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उस समय साल 2001 की बात है, अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल हुआ करता था, और तालिबान के अंडर में ही यहाँ पर तालिबान पूरी तरह से सपोर्ट करता था अल कायदा को भी और ओसामा बिन लादेन को भी। तो यहाँ पर यूएस ने यहाँ पर बोला कि देखो, इसके जब यूएस को पता चला इसके पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ है, यूएस गया भागा भागा अफगानिस्तान के पास। वहाँ पर उस समय तालिबान का कंट्रोल था। तालिबान से कहा कि देख यार, जो अल कायदा है उसको तो अपनी कंट्री से फेंक दो उठा के, ठीक है, अल कायदा को ख़त्म कर दो, जो टेररिज्म है वो पूरी तरह से अपनी कंट्री से ख़त्म कर दो। दूसरी चीज़, जो ओसामा बिन लादेन है वो यूएस को सौंप दो। और यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर क्या किया, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उसने एक तरीके से आप कह सकते हो नहीं माना, इसको रिफ्यूज़ कर दिया। और उसके बाद जब जैसे रिफ्यूज़ किया तो यूएस को तो यहाँ पे टेररिज्म खत्म करना ही था। यूएस को यहाँ पे ये प्रतीत हो रहा था यार ये हमारे लिए खतरा। उस समय अमेरिका के ऊपर एक अटैक हो गया, वो भी यहाँ पर ऐसा अटैक कि जिसमें इतने सारे लोगों की जान गई। तो यहाँ पर यूएसए ने, नाटो ने क्या करा, अपनी फोर्सेस भेज दी और वॉर डिक्लेयर कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान में घुस गए इनके जवान, और उसके बाद यहाँ पर इतनी गोलियां बाड़ियाँ चली, इतने सारे लोगों की जान गई। उसके बाद आप कह सकते हो वहाँ पर जो तालिबान का पूरा शासन था ना, मैंने जैसा बताया आपको, वहाँ पे तालिबान का कंट्रोल देखने को मिला था। तालिबान के कंट्रोल को वहाँ से ख़त्म कर दिया पूरा।
मतलब तालिबान को हटा दिया और वहाँ पे एक तरीके से अफगानिस्तान की सरकार बनाई गई। और अफगानिस्तान सरकार बनाने के बाद आप कह सकते हो चीज़ें अच्छे से धीरे धीरे चल रही थी, धीरे धीरे वहाँ पर कंट्रोल पाया गया। लेकिन ये सब काम किसने किया है, शांति किसने बनाई थी, वो सब बनाई थी यूएस के जवानों ने वहाँ पर। ठीक है, ये सब चीज़ें कंट्रोल करने के बाद, क्योंकि अफगानिस्तान के जवानों में ऐसी यहाँ पर इतनी बात है नहीं, ठीक है, वहाँ पे इतनी प्रॉपरली ट्रेन है नहीं। अब इनफैक्ट यहाँ पे अफगानिस्तान की फोर्सेस को ट्रेन भी किया है यूएस वालों ने। यूएस वालों ने इतना पैसा बहाया है, बहुत पैसा यहाँ पे बहाया है, कहाँ पे, अफगानिस्तान के अंदर। और आप कह सकते हो कि अब यहाँ पर यूएस क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, क्योंकि जो बाइडेन का स्टेटमेंट है, यार कब तक हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान को, कब तक यहाँ पर यूएस संभालता हुआ नजर आएगा। हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा और अफगानिस्तान को अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा। इस वजह से यूएस अपने ट्रूप्स को बाहर निकाल रहा है आज के टाइम पर। और 11 सितंबर की डेट रख रखी है 2021 की, हम लोग उस टाइम तक सारे अपने ट्रूप्स को बाहर निकाल लेंगे। 11 सितंबर 2021 क्यों रख रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो ये अटैक हुआ था अमेरिका के ऊपर, वो हुआ था 11 सितंबर 2001 में। तो 20 साल पूरे हो जाएंगे और इस चीज़ को देखते हुए यूएस के ट्रूप्स यहां से विड्रॉ करते हुए नजर आएंगे। ओके, ये चीज़ हो गई। अब जो विड्रॉ हुआ है, आप कह सकते हो कि विड्रॉ के बाद जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान था, यानी तालिबान को यूएस ने हटा दिया था, ठीक है, सरकार बना दी थी वहाँ पे, लेकिन तालिबान वापस से बवाल क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। तालिबान ने वापस से चीज़ों के ऊपर कब्जा कर लिया है, वहाँ पे जगहों के ऊपर कब्जा कर लिया है। वो चाहता है कि हमारा रूल वापस से आ जाए, सरकार वहाँ से हट जाए। ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन आज के टाइम पर लड़ाई लगातार देखने को मिलेगी अफगानिस्तान फोर्सेस और तालिबान के बीच में, प्लस उसके बाद यहाँ पर लड़ाई देखने को मिलेगी यूएस साथ में खड़ा है अफगानिस्तान फोर्सेस के बीच में। अब आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत कंट्रोल पाया जा सकता है, लेकिन फिर भी चीज़ें कुछ संभलती हुई नज़र आ नहीं रही हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने देखा और वो सारी चीज़ें आपको नोट्स फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है एग्जैक्टली। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं आज के टाइम पर। मतलब कोशिश ये रहने वाली है बहुत सारी कंट्रीज़ जो है यहाँ पर सपोर्ट करें और बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर यहाँ पे काम करें, तो भी हम लोग जो है यहाँ पर फोकस कर पाएंगे अच्छे से और एक तरीके से अफगानिस्तान के अंदर शांति बनाई जा सकेगी। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बवाल क्रिएट होना मतलब आपस की जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आएगा, खासकर पाकिस्तान बराबर में। तो पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवाद बढ़ेगा और उससे फिर हमारी कंट्री को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान थोड़ा बहुत पता चलने वाला है। ओके, इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, वो भी एक तरीके से खतरे में आ चुका है। और आप कह सकते हो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था भारत ने, वो खतरे में आ चुका है अफगानिस्तान के अंदर। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नाउ आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ करते लेक्चर को समाप्त, और वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया था उसके लिए सॉरी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।